अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इक्वेशन है तो देयर विल बी एन इक्वलिटी साइन, और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वो वाली इक्वेशन जो हमारे डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करे। हम अलजेब्रिक इक्वेशंस देखे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है इज इक्वल टू जीरो। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपके बराबर होता है -1 और -2। अब ये अगर इसमें पुट करेंगे तो जीरो इज इक्वल जीरो, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो ये कहते हैं कि दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन एंड दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ दैट अलजेब्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले डेफिनेशन लिखते हैं उनकी और फिर उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की कि कोई भी इक्वेशन हो जिसमें आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो अननोन फंक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू, मींस वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल या अननोन फंक्शन उसको कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डेरिवेटिव्स जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगी एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और या एक से ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो आपकी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएंगी। यहाँ पे अननोन फंक्शन का मतलब ये है कि या उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू ये थी तो यहाँ पे हमें इस अननोन फंक्शन की वैल्यू चाहिए। अननोन फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करे और आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, या दूसरे लफ्जों में वो आपका फंक्शन जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसके हिसाब से मिसाल के तौर पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल उस हिसाब से चेंज या बढ़ेगा। सही है। मैथमेटिक्स में आमतौर पे हम लोग जो डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं वो y होता है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पे x को लिखते हैं। सही है, आमतौर पे ऐसे ही लिखते हैं। अब वो अलग अलग एप्लीकेशंस में ये वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रही है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे भी जो बैंक में मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग आपके वेरिएबल्स की सिंबल्स हो सकती हैं, पर मैथमेटिक्स में हम जो आमतौर पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करते हैं वो एक्स और वाई है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इसकी जो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और विथ रिस्पेक्ट टू एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ये एक एग्जाम्पल है जिसकी ये भी सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे दो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, जो डिपेंड कर रहे हैं टी पे। दिस टी कैन बी टाइम और समथिंग एल्स, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। यहाँ पे u आपका जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का है, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है और इसमें आपकी डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं और यहाँ पे जो एक वेरिएबल है दिस डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होंगी जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो विद रिस्पेक्ट ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पे। सही। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक साइड पे आप चेकर लेके जाएंगे तो हम जनरली लिख सकते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की हो सकती है। सही है जी, कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई वाई प्राइम और उसकी दूसरी डेरिवेटिव्स एन डेरिवेटिव्स। सही। तो ऑर्डर हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगी, दैट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगी उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर 1 है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर 3 है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज आल्सो ऑफ ऑर्डर 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर इसका ऑर्डर भी 2 है क्योंकि दो मर्तबा इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, इसको लेप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। अगर जनरली कहें तो ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसकी ऑर्डर जो है अगर इसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका ऑर्डर जो होगा वो n ऑर्डर होगा, nth ऑर्डर।
सही। अगर फर्स्ट ऑर्डर की लिखें तो दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और एक डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये वाई प्राइम का मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस तरीके से वाई एन का मतलब ये हुआ कि आपका डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन। तो ये दिस इज शॉर्ट फॉर्म। ये सिंबल्स आप नोट कर लें, ये बार बार हम यूज करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आती कहाँ से हैं? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें हर फील्ड में मिलती हैं, खासतौर पे फिजिक्स में। तो almost every equation that we model in mathematics, मतलब हम फिजिकल वर्ड से जब मैथमेटिकल मॉडल करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलती है। ऑलमोस्ट हर वो फिनोमेना जिसमें चेंज हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब उसको हम जब मॉडल करेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब आपके पास इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे वहां पे अलजेब्रिक इक्वेशन में आपका x इज इक्वल टू -1 -2 ये सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन चाहिए y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको कहेंगे कि दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर जनरली स्पीकिंग कहें तो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है इफ फाई इटसेल्फ और इसकी डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो ये सारी की सारी डेरिवेटिव्स आर, और खुद फाई आर कंटिन्यूस ऑन पर्टिकुलर इंटरवल आई। सही। एंड हम जब अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें, मिसाल के तौर पे एक्स वाई की जगह पे आप फाई ऑफ एक्स पुट करें और फाई डबल डैश ऑफ एक्स ऑफ मतलब वाई प्राइम की जगह पे पुट करें, और इस तरीके से फाई इन डेरिवेटिव इसमें पुट करें, तो ये आपके पास जो आंसर आए दैट शुड बी आइडेंटिटी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब सारी की सारी एक्स के लिए ये चीज जो है वो 0 के बराबर हो, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये आपका फाई, मतलब ये वाले जो y इज इक्वल टू फाई ऑफ x है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। जनरली स्पीकिंग अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहें तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये चीज नोट करें कि दिस इंटरवल इज वेरी एम्फसाइज्ड, यहाँ पे इंटरवल के बिना आपका सॉल्यूशन नहीं होता। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखें ये इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है। फॉर एग्जांपल डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई प्राइम जो है वो बराबर हो जाएगा इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर है। पर यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन नहीं चाहिए, हमें इंटरवल ऑफ डेफिनेशन भी चाहिए, हमें इंटरवल भी चाहिए जिसको हम इंटरवल ऑफ डेफिनेशन कहते हैं। सॉल्यूशन के लिए ये देना भी जरूरी है, मतलब अगर डिफरेंशियल सॉल्यूशन इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका इंटरवल जो है वो हमें मिला होना चाहिए। यहाँ पे इंटरवल या तो ये हो सकता है या आपका इंटरवल ये हो सकता है। सही है, क्योंकि इन सब के वैल्यूज के लिए ये आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है, और फॉर ऑल दोज वैल्यूज आपकी आइडेंटिटी भी आती है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल। सही है। अगर ये डिफाइन नहीं करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सो दिस इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अ फंक्शन। अगर इसको फंक्शन हम कंसीडर करेंगे तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 के अलावा सारी की सारी आर है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो हमारा दो हिस्सों में होगा। अगर फंक्शन, इफ इट इज फंक्शन कंसिडर्ड, जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि भाई ये इस तरीके से, और यहाँ से मतलब एसिम्प्टोटिकली ये यहाँ जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू टच एक्स वाई एक्सिस। पर अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स नहीं हो सकते। सॉल्यूशन या तो ये पोर्शन होगा या फिर ये पोर्शन, मतलब आपका सॉल्यूशन या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। सही है। तो इंटरवल ऑफ द डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एग्जांपल है, अब चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन के लिए पहले तो ये सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को, और फिर इसका जो इंटरवल ऑफ डेफिनेशन है दैट शुड आल्सो बी फाउंड। यहाँ पे इसको चेक करने के लिए पहले इसकी डेरिवेटिव मालूम करते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू 1, ये इसकी डेरिवेटिव इसमें पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। सही है। यहाँ पे y पुट किया और -x, और ये डेरिवेटिव यहाँ पे +x -x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखें, यहाँ पे y की जगह पे आप पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू
ठीक है, ये आपकी वापस लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई। इसका मतलब यह है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन चाहिए, तो हमें एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जहाँ पे ये आपका फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये रियल वैल्यू तब होगा जब आपका एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ आर इक्वल टू जीरो। इस केस में भी आपका इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस टू। सही है, तो इंटरवल ऑफ डेफिनेशन क्या हुआ आपका? इंटरवल ऑफ डेफिनेशन इज इक्वल टू दिस शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू कामा इन्फिनिटी। सो फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एक्स ये आपका सॉल्यूशन है। सही है, ये सॉल्यूशन क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है और आपके पास इंटरवल ऑफ डेफिनेशन भी आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। इस इक्वेशन है, ये उसका सॉल्यूशन है। पहले तो चेक करें कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी, इसको मजीद लिख सकते हैं। ये डेरिवेटिव अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। आपने देखा कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। बट व्हाट इज द इंटरवल ऑफ डेफिनेशन? यहाँ पे इंटरवल ऑफ डेफिनेशन वो होगा जिसमें 1 माइनस साइन एक्स जो है वो जीरो के बराबर ना हो। मतलब अब हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि उनके लिए ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होगा। अब ये इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज साइन एक्स जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब साइन एक्स 1 के बराबर कब होता है? जब एक्स आपका पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, या जनरली आप लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2। दिस इज n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स। सही है, ये सारे के सारे वैल्यूज के लिए आपका ये चीज जो है वो 1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x बिटवीन दीज पॉइंट्स पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, इनके बीच में जो इंटरवल आएंगे वहां पे ये चीज जो है वो जीरो के बराबर नहीं आएगी और ये फंक्शन उस उधर वहां पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। तो इंटरवल ऑफ डेफिनेशन आपका कुछ भी हो सकता है, पर वो इंटरवल नहीं होगा जो ये पॉइंट्स कंटेन करेगा। तो इंटरवल ऑफ डेफिनेशन आपका ये हो सकता है पाई बाय 2 कामा 3 पाई बाय 2 या एनीथिंग एल्स। तो जनरली आपका जो इंटरवल ऑफ डेफिनेशन हो सकता है इनमें से कुछ भी हो सकता है। एन इस अलग अलग रखेंगे तो ये इंटरवल आपको मिलेंगे। सही है, तो आपकी जो डेफिनेशन का सॉल्यूशन है उनके लिए ये जरूरी है कि कौन सा आपका इंटरवल है। ये इंटरवल जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में जो इक्वेशन होगी उस हिसाब से चूज करेंगे। इस एग्जांपल में देखें, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है और इसका इंटरवल जो है ऑफ डेफिनेशन ये हो सकता है या इनमें से कुछ भी हो सकता है फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इनमें से कोई भी आप लेंगे तो आपको इंटरवल मिल सकता है, इंटरवल ऑफ डेफिनेशन मिल सकता है। ये कैसे लेंगे हम देखेंगे कि tan 5x जो है वो कहाँ पे इन्फिनिटी होता है। मतलब ये इन्फिनिटी का मतलब cos 5x जो है वो जीरो के बराबर होगा। cos 5x जीरो के बराबर कब होता है? जब वो इनके बराबर हो, मतलब इसके या इसके। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन के लिए इंटरवल का होना जरूरी है। विदाउट इंटरवल आप उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर एग्जांपल ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मालूम करने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं और इंटीग्रेशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आते हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। तो जब भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम सॉल्यूशन लेंगे तो हमारे पास nth पैरामीट्रिक फैमिली आएगी ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें x और y भी हो सकते हैं। मतलब वो आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वो उसकी बात करते हैं। और दूसरे आपके पास n पैरामीटर्स भी होंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे सी के, तो यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन सारे के सारे सॉल्यूशन उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो फर्स्ट ऑर्डर की x कमा y प्राइम इज इक्वल जीरो, तो हमारे वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ सॉल्यूशन होगी। फॉर एग्जांपल इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी f ऑफ x कमा y कमा c इज इक्वल जीरो। इसमें एक ही कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके ये पैरामीटर्स आए। मतलब ये कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी इसको कहते हैं। ये आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे? जितना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जब मालूम करेंगे तो दैट विल कंटेन n पैरामीटर्स। सही। और अगर कोई भी आपका सॉल्यूशन हो दैट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स तो हम उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। दिस इज फ्री फ्रॉम
कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरे तो कांस्टेंट होंगे आर्बिट्ररी जो आपके इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो कांस्टेंट इसमें नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एक एग्जांपल है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव है, तो दिस इज सॉल्यूशन ऑन दिस इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल ऑफ डेफिनेशन भी मिला हुआ है। इस सी की अलग अलग आप चेक कर सकते हैं कि ये इसको सॉल्व मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब अलग अलग सी की वैल्यूज के लिए फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल 0 रखें तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। अब अगर सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। सी की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमने सी की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था, पर सी की कुछ कुछ वैल्यूज जो है वो हमारे पास अलो नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये एक सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अब अगर सी की जगह पे मैं -25 रखूं तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -25। अब क्योंकि हमें अब ये जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि इस केस में आपका ये जो इंटरवल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर जो है वो इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि मतलब एक्स और वाई की आप वैल्यू स्क्वायर करें और आपके पास माइनस में कोई टर्म आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अलो नहीं होगी। सी की वो वैल्यू अलो होगी जो मतलब आपको रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं, सही है। ये यहाँ पे आपके पास इस इंटरवल पे फंक्शन है, पर ओवर आर ये चीज नोट करेंगे दिस इज जस्ट अ रिलेशन, क्योंकि आप इसको जब एक्सप्लिसिटली लिखेंगे y इज इक्वल टू सम फंक्शन तो यहाँ पे दो फंक्शंस मिलेंगे हमारे पास, तो वो दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इंटरवल पे, पर अलग अलग। इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सॉल्यूशन ऑफ इंटरवल ऑफ द डेफिनेशन यहाँ पे हमें नहीं दिया गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो dy अपॉन dx किसके बराबर होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो एक एक्स का ये है, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसका एलिमेंट्री इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, पर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आखिर में आपके पास फंक्शन मिलेगा और इसकी वजह से कांस्टेंट आएगा, उसकी वजह से ऑफ एक्स होती है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड एज इंटीग्रल। तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ u इसको अगर रखेंगे तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स ई पावर टी स्क्वायर टी टी, सही, प्लस अब जे सेम 0 टू एक्स ई पावर टी स्क्वायर डी टी और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे रखेंगे तो इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ऊपर वाले की भी डेरिवेटिव करते हैं इस हिसाब से, तो प्लस यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा सी ई पावर कांस्टेंट है तो ये ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, सही, ये डेरिवेटिव होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर इस फंक्शन की कोई भी एंटी डेरिवेटिव होती तो आखिर में ये पुट करते तो कांस्टेंट टर्म आता, उसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो 0 हो जाती, और जब ये पुट करेंगे तो मतलब ये दिस विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये दोनों उसकी एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा वो बचेगा ई पावर एक्स स्क्वायर अब लेफ्ट हैंड साइड, जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हमने dy अपन dx का वैल्यू रखा और यहाँ पे y का वैल्यू रखा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, और यहाँ पे भी आप देखें c ई पावर माइनस एक्स, तो ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, बाकी आपके पास बचेगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये होगा दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन बट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन के लिए आपको इंटरवल भी होना चाहिए। ये प्रॉब्लम देखें, इसमें सी की अलग अलग वैल्यू डालेंगे एक एक करके तो आपके पास अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल +1 डाला तो आपके पास सॉल्यूशन आया x पावर 4, अगर सी इज इक्वल -1 डाला तो ये आपके पास सॉल्यूशन आया -x पावर 4। अब अगर देखें आप तो ये भी एक सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू x पावर, ये भी आप देखें ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप देखें पुट करेंगे तो ये यहाँ पे दो
वैल्यूज के लिए आप x लेस देन 0 करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगी, और आप दूसरा वाला लेंगे यहाँ पे तो दिस विल आल्सो बी सेटिस्फाइड। दोनों केसेस में ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई। फॉर एग्जांपल x लेस देन 0 रखेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन जो आएगा वो माइनस एक्स पावर 4 आएगा। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपने देखा यहाँ पे। और दूसरा अगर x ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो प्लस एक्स पावर 4। तो दिस इज आल्सो सॉल्यूशन। पर ये पीस वाइज कंटीन्यूअस फंक्शन जो है ये जो हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, दिस इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसे मिला? ये हमें मिला जब x ग्रेटर देन 0 रखा हमने तो c की वैल्यू हमने 1 रखी, और जब x लेस देन 0 रखा तो c की वैल्यू हमने -1 रखी। तो कुछ केसेस में हम c की अलग-अलग वैल्यू रख के ये पीस वाइज फंक्शंस भी आप देख सकते हैं कि जो उनके सॉल्यूशन है उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी। सॉल्यूशन जो है हमारे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी आ सकते हैं। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होगा, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होगा तो वो y इज इक्वल टू सम फाई ऑफ x हम लिख सकते हैं। सही है, तो ये आपका सीधा सीधा सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू सम f ऑफ x। और इम्प्लिसिट भी सॉल्यूशन आ सकता है, वो कुछ आपका फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल x और y इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन भी हो सकता है, जनरली आप इसको कहेंगे ये एक रिलेशन होगी। इस रिलेशन में से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस मिल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इस इक्वेशन के लिए आपके पास जो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, तो जिसका जो सॉल्यूशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल सी। सही, दिस इज सॉल्यूशन। पर यहाँ पे इसको ये सेटिस्फाई करता है, पर हम अगर देखें दिस इज जस्ट रिलेशन, हाँ ये फंक्शन नहीं। इसमें से हमें दो फंक्शन मिलते हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट सी माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों जो है वो कब डिफाइन होते हैं? अगर हम ये डिफाइन होते हैं तो इनका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन जो है वो इसके बराबर है। पर हमें क्या मतलब मिला कि अगर आपके पास इम्प्लिसिट सॉल्यूशन होगा तो जरूरी नहीं है कि आप इस केस में फॉर एग्जांपल इसको आपने y इज इक्वल टू सम फंक्शन लिख सके। यहाँ पे तो एलिमेंट्री थी, आपने आराम से इसको y इज इक्वल टू सम फंक्शन लिखा। पर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतना इम्प्लिसिट फंक्शन हो कि जिसमें आप y को अलग से ना लिख सके। पर हमारे पास गारंटी है कि एक फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा इम्प्लिसिट केस में जो आपके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस आपके जो रिलेशन है ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज ऑलवेज गारंटीड कि ऐसा एग्जिस्ट होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो मिल जाते हैं जब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो y के टर्म्स में हम एक फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे दो फंक्शंस मिले हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है और इसका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन ये है, तो इन दोनों में से कोई एक इसका होगा सॉल्यूशन। जनरली तो ये दोनों है, पर अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप पर्टिकुलर सॉल्व करें तो इनमें से कोई एक आपका सॉल्यूशन होगा। तो जब आपके पास इम्प्लिसिट केस होगा तो आपके पास हमेशा एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो इसको भी सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सपोज ये है, जनरल अगर पास बात करें तो ये इसको भी सपोर्ट सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये आपका दिस इज आल्सो इक्वल टू, सही है, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो उनमें से आप y को अलग कर सकते हैं, पर हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जो मुश्किल हो, मतलब अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से आप y इज इक्वल समथिंग ना लिख सके, पर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऐसा फंक्शन जो इन दोनों को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई करे। सही है जी। यहाँ पे इन केसेस में ये देखें आपके पास एक y इज इक्वल प्लस स्क्वायर रूट सी माइनस एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है, और माइनस सी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, और इस रिलेशन को आपको ऑफ कोर्स दिस इज कह सकते हैं दिस इज रूट ऑफ दिस, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज। ये एक फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे dy अपन डी एक्स अपन डी टी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। पर हम इसको एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इम्प्लिसिट मिला हुआ है, सारा जो फंक्शन है आपका वो x मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में इकट्ठे हैं, तो हम क्या हम इसको लिख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, तो इसको हम लिख सकते हैं ln 2x minus 1 upon x minus 1, दिस इज इक्वल टू t। अब अगर दोनों साइड से एंटी लॉग लें तो ये आपका हो जाएगा 2x minus 1 x minus 1 इज इक्वल टू e पावर t। अब दोनों साइड से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 2x minus 1 और यहाँ पे e पावर t x minus 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास
इम्प्लिसिट सॉल्यूशन लिखा है, मतलब ये आपका सॉल्यूशन जो था वो दिख रहा था एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, और उसको हमने एक्सप्लिसिट लिखा। यहाँ पे इसका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन जो दिखेंगे वो होगा जहाँ पे -2 माइनस ई पावर टी इक्वल टू 0 ना हो, मतलब हमने टी की वो वैल्यूज देखने हैं जिसमें ये जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ से देखिए ई पावर टी बराबर हो जाएगा 2 के, और टी बराबर हो जाएगा आपका ln 2 के। तो इसका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन जो है वो हो जाएगा आपके पास या तो -इन्फिनिटी से लेके ln 2 तक, या दूसरा इंटरवल हो सकता है ln 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो दिस इज इंटरवल ऑफ डेफिनेशन फॉर दिस। ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन उसका मिला हुआ है। दिस इज एन इम्प्लिसिट फॉर्म। देखें ये y और x जो है आपस में बिल्कुल एक ही फंक्शन के हिसाब से बने हुए हैं। अब अगर देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल मालूम करें। -2x² y प्लस y² इज इक्वल टू 1। अगर दोनों साइड से डिफरेंशियल लेंगे तो d(1) यहाँ पे और d(this). अब डिफरेंशियल इसका लेंगे तो ये हो जाएगा -2 बाहर, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ मतलब x² सेम और डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ y, और फिर y सेम और डिफरेंशियल ऑफ x² मतलब 2x dx। सही है, डेरिवेटिव यहाँ पे u इंटू v वाला फार्मूला। और आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा y² मतलब 2y dy इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल 0। और जहाँ से डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास सेम इक्वेशन आ जाएगी। देखिए -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास, सारे में से -2 कॉमन निकालें तो आपके पास आ जाएगा अब यहाँ से dy कॉमन निकालेंगे तो आएंगे, सॉरी यहाँ पे 4 तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2। तो 2xy dx और प्लस x² माइनस y dy इज इक्वल 0। देखिए ये आपके पास सेम इक्वेशन आ गई, ये वाली। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इम्प्लिसिट सॉल्यूशन हो तो कुछ इस तरीके से आप सेटिस्फिकेशन देखेंगे कि वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसको हम इम्प्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं y² माइनस 2x² y और ये -1 इज इक्वल 0। अगर एनालिटिक फार्मूला के हिसाब से देखें तो y आपके पास बराबर हो जाएगा -b, तो यहाँ पे b जो है वो -2x² है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² मतलब 4x⁴ माइनस 4ac मतलब प्लस 4 अपॉन 2a मतलब 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस माइनस स्क्वायर रूट x⁴ प्लस 1। दीज आर द 2 एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहिए जिसको आपने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे इसका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे x⁴ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटरवल जो है वो सारे का सारा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी x की वैल्यू रखेंगे दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सही है, दिस इज इंटरवल ऑफ डेफिनेशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जब भी हम सॉल्व करते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो कंटेन करता है आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब जब आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री करते हैं तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। एक तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली होगी इस फॉर्म में, और आपको कंडीशंस मिली हुई होंगी सिर्फ एक वैल्यू पे, x0 पे, x0 पे, x0 पे। ये आपको बताती है कि भाई y की वैल्यू क्या है x0 पे और उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, और इस तरीके से n-1 डेरिवेटिव कितनी है। जब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा तो ये आपके पास कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर 1 है तो आपके पास सिर्फ एक कंडीशन होगी, अगर 2 है तो आपके पास 2 कंडीशंस होंगी। इनिशियल कंडीशन मतलब एक ही वैल्यू पे आपके पास y की वैल्यू मिली होगी, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक वैल्यू पे y की उसकी डेरिवेटिव की और अलग दूसरे डेरिवेटिव्स की वैल्यू मिली होगी, तो उसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हम ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे और आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। ये वो सॉल्यूशन होगा जो ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इस सॉल्यूशन में अगर x0 की जगह पे आप x की जगह पे x0 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू जवाब आएगा y0। तो c के अलग-अलग वैल्यूज के लिए अलग-अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, और उन सब अलग-अलग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में से हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन यही वाला दिया जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ये
डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एक मतलब इनिशियल कंडीशन मिली गई है कि x इज 0 तो -1, ये उसका सॉल्यूशन है। आप चेक कर सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जब हमने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल -1 पुट किया तो यहाँ से आपको पता चला कि c इज इक्वल टू -1 है। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन आया। सही। अब इस सॉल्यूशन को आप देखें तो यहाँ पे इसका जो इंटरवल ऑफ डेफिनेशन है वो 3 है। मतलब एक तो ये हो गया कि आप माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक आए, एक सॉल्यूशन ये है, और दूसरा -1 से लेके 1 तक एक इंटरवल ऑफ डेफिनेशन ये है, और दूसरा 1 से लेके -इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे कौन सा इंटरवल ऑफ डेफिनेशन होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपकी इनिशियल कंडीशन इसको इन्वॉल्व नहीं करती, इसमें कंटेन नहीं करती। अब इनमें से कौन सा आपका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन होगा, ये इनिशियल कंडीशन बताती है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटरवल ऑफ डेफिनेशन जो है वो ये होगा, क्योंकि यही है जो 0 को कंटेन कर रहा है, यही है जो हमारी इनिशियल कंडीशन जिसमें दी गई हुई है वो इसी में ही है। तो आपका ये सॉल्यूशन है और इसका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन जो है वो बराबर है -1 से लेके 1 तक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरवल ऑफ डेफिनेशन है। ये एक सिंपल देखें, इसमें आप देखें कि हमें वेरीफाई करना है कि दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अगर देखें कि ये y इज इक्वल दिस थिंग, वो भी सॉल्यूशन है, y इज इक्वल दिस थिंग इज आल्सो सॉल्यूशन ओवर इंटरवल -5 to 5। सही है, ये आपका इंटरवल ऑफ डेफिनेशन है। पर ये जो आपने पीसवाइज फंक्शन बनाया कि भाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ -5 से 0 तक ये आपका फंक्शन है और 0 से लेकर 5 तक ये आपका फंक्शन है, तो क्या ये उसका सॉल्यूशन है? जैसे हमने पहले देखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने c के अलग अलग वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन निकाला था जो पीस वाइज दिया गया था। अब ये जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? अब देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, ऑफ कोर्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस कोई भी उठाएंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, पर ये सॉल्यूशन जो है दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल 0 पे आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो आपस में बराबर नहीं है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्ट हैंड से साइड कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। अगर इसको राइट हैंड से करेंगे तो दिस इज राइट हैंड फ्रॉम दिस साइड, मतलब पॉजिटिव से हम 0 को अप्रोच करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव साइड, तो ये हो जाएगा -25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -5। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि आपका वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सारे के सारे इंटरवल ऑफ डेफिनेशन पे, यहाँ पे इंटरवल ऑफ डेफिनेशन -5 से 5 थे, इसमें आपकी डिसकंटिन्यूटी भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि दैट शुड बी कंटिन्यूअस एंड that should also satisfy the equation over the interval। सही है। अब तक के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए माहौल को साफ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज।